नमस्कार दोस्तों, मैं एस.आर. आज़मी। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। बेगूसराय की ज़मीन पर जो साहित्यिक संगठन बेहद सक्रिय है, उनमें जनवादी लेखक संघ का नाम सरे फहरिस्त है। यह अपनी कर्मठता, सृजनशीलता और सम्मेलनों के लिए जानी जाती है। इस बार जनवादी लेखक संघ ने जाने माने साहित्यकार भुवनेश्वर प्रसाद सिंह का एकल काव्य पाठ आयोजित किया। सबसे बड़ी बात कि इस एकल काव्य पाठ के बाद कविता की समीक्षा की गई, जिसमें तमाम लोगों के अलावा मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से कवि भुवनेश्वर प्रसाद सिंह को सामाजिक विसंगतियों और रूढ़िवादियों पर प्रहार करने वाला जिम्मेदार कवि बताया। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इस आयोजन का कार्यक्रम स्थल से लिया गया एक रपट। इस अवसर पर कवि भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर केंद्रित दो कविताओं, वीर कुंवर सिंह के जीवन पर विरत एक कविता, नेताओं पर केंद्रित दो कविता, वर्षा रानी बेटियों पर केंद्रित दो कविता, बेटियों की नियति, उपेक्षित बेटियां, भारत का प्रजातंत्र, बच्चों पर केंद्रित भारत माँ के अनमोल लाल, दुल्हा बिकता है समेत दर्जनाधिक कविताओं का स्वस्वर पाठ किया। भुवनेश्वर प्रसाद सिंह की कविताओं की समीक्षा करते हुए जलेश बिहार के सचिव कुमार बिनीताभ ने कहा कि भुवनेश्वर जी की कविताएं प्रगतिशील, चेतना संपन्न, विविधता से परिपूर्ण है, जिसमें भारतीय जनजीवन की वास्तविकताओं का परिचय मिलता है। जीडी कॉलेज के सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर अभिषेक कुंदन ने जन सरोकारों से संबद्ध रचनाकारों की उपेक्षा पर चिंता जताई। उप सचिव युवा आलोचक डॉक्टर निरंजन कुमार ने कहा कि भुवनेश्वर जी की कविताएं अभिधा शैली और सहज भाषा में संभावनाओं से भरपूर है। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में डॉक्टर राजेंद्र शाह ने कहा कि आलोचनात्मक प्रहार से कवि की रचनात्मकता समृद्ध होती है। सृजनात्मक कार्यों से मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ और समाजोपयोगी होता है। बौद्धिक वर्ग का बड़ा हिस्सा सत्ता सुख के लालच में समाज विरोध होता जा रहा। इस परिस्थिति में साहित्य ही समाज को दिशा दे सकता है। भुवनेश्वर प्रसाद सिंह का लेखन उत्कृष्ट है। मौके पर संगठन के संरक्षक जन कवि दीनानाथ सुमित्र, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर चौरसिया, उपाध्यक्ष अभिनंदन झा, डॉक्टर ललिता कुमारी, शिक्षक राजकुमार शाह, मिथिलेश क्रांति, सीटू नेता सुरेश प्रसाद सिंह, पंकज कुमार समेत अन्य उपस्थित साहित्यकार और साहित्य प्रेमियों ने अपने विचार व्यक्त किया। अनोखे कितने संकल्प तेरे, भारत से दूर भगाने को, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार सहित छूआछूत अशिक्षा दफनाने को। तुममें से बहुतों ने देखा, तुममें से बहुतों ने देखा, गांधी के संग व सपना भी, कहते हैं जिसे सब राम राज, साकार किया नहीं जिसे लगा दिए हिटकर साहित्य पर आधार। कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र बना, टाल सका नहीं कोई, कृष्ण का शांति संदेश भी दुर्योधन हठ खोल। स्वार्थ की पट्टी चक्षु चढ़े, सुधे तब नो उपकार,
समझ न आए समझ न हो उपदेश कुछ कर बैठे अपकार। द्वापर युग का रश्मि रथी सूत पूत जीवी होय, पर कलयुग में रश्मि रथी मोदी गोविंद हो। वर्षा रानी करती क्यों इतनी मनमानी, करके नष्ट फसल किसान की बनती है तुम बड़ी अभिमान। अन्न से घर तुम भरने वाली और पृथक दुख हरने वाली, पर आनंद तुझे क्या मिलता घर से अन्न करने में खाली। श्रम अर्थ सभी बेकार हो जाते, पेट भी खाली ही रह जाते, जब जब अजीब की तूने दाने दाने को ललचाते। कन्या के पिता भाई या परिजन, कन्या के पिता भाई या परिजन वर ढूंढने जब कहीं जाते हैं, भाभी वर के पिता तब उनसे पुत्र का मोल भाव करते हैं। भाभी वर के पिता तब उनसे पुत्र का मोल भाव करते हैं। दुल्हन ही दहेज है उसकी को, हमें आज चाहिए अपनाना। दुल्हन ही दहेज है उसकी को, हमें आज चाहिए अपनाना। समाज में फैली फिजूल खर्ची को सदा के लिए है हमें हटाना। मैया के रामधारी बने साहित्य आकाश के जिनकर, जिसे प्रकाशित होता रहता है अवन और अंबर। पिता भी इनके रवि ही थे और माता थी मनरूप, पाल पोस कर बड़ा किया और दिया अपना ही रूप। बचपन गरीबी की आंच में बीता, तनिक नहीं घबराए, धैर्य साहस से काम लिए और बागों में शिक्षा पाए। उच्च विद्यालय की शिक्षा पाने हुए पैदल गए मुकामा, गंगा पार करते कभी नाव पर कभी तैर कर जाना। प्रतिभा में पर कमी न आई, उच्चतम अंक उन्होंने पाया, सारे प्रांत वासियों को उन्होंने अपना लोहा मनवाया। राम के प्रति गहरी आस्था थी, रामधारी कहलाए, उत्तम परिणाम परीक्षा में लाकर गुरु से दिनकर कहलाए। माध्यमिक शिक्षा पूरी कर हुए पटना हुए रवाना, पटना विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु बुने हुए ताना बाना। स्नातक की डिग्री ले उन्होंने छोड़ दी आगे की पढ़ाई, रोजी रोटी के लिए उन्होंने शुरू कर दी गुरुआई। और विद्वान रंजन जी और मित्र नाम भूल रहा हूँ जी। मैं आपका समय और आपका समय लेना नहीं चाहता, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ। रही बात कि इतनी कविताएं सुनने के बाद मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुए वह यही कि कोई जब रचता है, मैं भी रचता हूँ, तौलता हूँ क्या रच रहा हूँ। पहला समीक्षक मैं ही अपनी रचना का होता, और आप जैसे लोग मिलते हैं, नहीं हुआ हो गया चलो ठीक है, लेकिन रचने में जो आनंद है वह तौलने और आपकी व्याख्या या समीक्षा में वो आनंद नहीं मिलता है। तो पहली बात तो ये हुई कि भुवनेश्वर बाबू जब हमसे मिले कई साल पहले, तो वो जान गए कि मैं भी कुछ तुकबंदी करता हूँ, मुझको इस समाज में लाने का सारा श्रेय आप ही को। तो मैंने इन्हें मिला, ये देखिए रामानंद जी हैं, ये अपने अनिल पतंग हैं, आपके मोहल्ले में ही है, मिलिए जुलिए लिखिए पढ़िए सुनाइए।
और आज स्थिति यह है, मुझे लग रहा है जहाँ ये पहले थे उससे बहुत आगे निकले हैं। जो इनकी रचना में सार्थकता थी उससे अधिक सार्थकता मुझे लग रही है। और नई बात जो मुझे महसूस हुई वह यह कि महाकाव्यात्मक सामर्थ्य में लंबी कविता, जैसे दिनकर पर इन्होंने लिखी 2 कविताएं, पहली वाली छोटी थी लेकिन दूसरी कविता समग्र दिनकर को व्यक्त करने में समर्थ हुई है। और फिर जितनी समस्याएं हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, और बेटी पर, बहू पर जो हमारा समाज अभी हर ओर से चोटिल हो रहा है, वो इन्हें भी पीड़ित कर रहा है। इतनी पीड़ा मुझे होती है, आप सबों को होती है। ये देश कहाँ जा रहा है इन्हें चिंता है, और हर रचनाकार को देश कहाँ जा रहा है इसकी चिंता होनी चाहिए। और समस्या का समाधान अपनी ओर से सोचिए और उसमें दीजिए। बहुत इनकी कविताओं का श्रवण हमने किया और समीक्षा बैठक में हम सभी एकत्र हैं। आदरणीय भुवनेश्वर राव, आदरणीय सुरेश राव, आदरणीय सुमित जी, आदरणीय चंदन झा जी, जगतार जी, चौरसिया जी, ललिता जी भी हैं इधर, और कुंदन जी, निरंजन जी और राजेश जी और अन्य उपस्थित विद्वानों, सुहृदजनों, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैंने भुवनेश्वर राव को उस कवि के रूप में या इनके नाम की चर्चा बहुत पहले नहीं सुनी थी कि कविता भी लिखते हैं। आज इसका पता चला या कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जब मुताबी ने मैसेज किया। बड़ी खुशी की बात है कि इस दौर में भी कम से कम संवेदनशीलता जीवित है। लोग सामाजिक जो स्थिति है उस पर ही अपना लेखन कार्य जारी रखे हुए हैं। मेरी सम्मानित मंच और आप सब, मैं सुरेश बाबू की बातों से अपनी बात शुरू करूंगा। इन्होंने एक बात कही कि जन सरोकार से जुड़े हुए लोग जो है या तो समाज के द्वारा उपेक्षा के शिकार होते हैं या उपेक्षित महसूस करते हैं। मैं अभी सोच रहा था, सर्बिया में एक बड़े लेखक हुए मिलारोद पेविक, उनकी एक प्रसिद्ध कृति है लैंडस्केप पेंटेड विथ टी। एक बार मेरे नज़रों के सामने से गुजर रही, बड़ी अद्भुत पंक्ति थी उसकी, मैं सर को एक बार सुनाना चाहता हूँ। उसकी पंक्ति थी कि विचारधारा कुछ लोगों के लिए घर के सामान होती है और कुछ लोग उसमें सैलानी की तरह जुड़ते हैं। जिन लोगों के लिए विचारधारा घर की तरह होती है उनके हिस्से में कुछ नहीं मिल पाता, और जो विचारधारा जिनके लिए जो सैलानी की तरह विचारधारा से जुड़ते हैं, विचारधारा का समस्त लाभ उन्हीं के हिस्से आता है। इसलिए सर, इन चीज़ों को, विचार को लेकर और विचारधारा को लेकर सशंकित होने की जरूरत नहीं है। और जनवाद का जो यह कलश चमकता है वो आप जैसे लोगों की बुनियाद पर नहीं पड़ी चमकता है। मैं बहुत देर से सोच रहा था इस बात को कि ये सारी बातें विचारधारा के आगे कैसे आती हैं। बहरहाल, मैं तुलसी के आत्मगोपन से एक बात कहना चाहता हूँ कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज पूरे। दीनानाथ जी बेहतर समझ सकते हैं कविता को, मैं नहीं समझ सकता। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आई, इनकी कविता हिंदी की परंपरा से अनुस्यूत ही कविता है। आप देखेंगे त्रिलोचन के यहाँ, आप देखें नागार्जुन के बांदा आने पर नागार्जुन पर कविता लिखी, आप राजकमल चौधरी पर कविता जो है धूमिल ने लिखी। इस तरह एक लंबी परंपरा राजकमल के प्रति, राजकमल चौधरी के गुजरने के बाद धूमिल ने लंबी कविता लिखी राजकमल चौधरी। तो ये परंपरा हिंदी साहित्य के अंदर जो है
कवियों के ऊपर कवि के द्वारा लिखी गई प्रशंसा या उनकी कविता जो है ये एक बड़ी परंपरा रही है। मैं नहीं मानता कि भुवनेश्वर बाबू मुक्तिबोध की परंपरा के कवि, लेकिन इनके अंदर की जो चेतना है वह चेतना महत्वपूर्ण है। कविता का विषय नागार्जुन की तरह कुछ भी हो सकता है। आप देख लीजिए, नागार्जुन की तरह इनका पूरा व्यापक संसार है। एक बार कवि के परिचय से उठाया और राजनीति और सामाजिक समस्याओं से टकराती हुई कविता जो है वर्षा ऋतु पर पहुंच जाती है। तो कविता का जो यह एक व्यापक क्षेत्र इनके अंदर है, यह भी रचनाकार की एक बड़ी विशेषता होती है। या तो हम विचारधारा के दबाव से या अपने अंदर के ही दबाव से कुंठित होकर अपने क्षेत्र को समेट लेते हैं। यह किसी भी अच्छे कवि के लिए अच्छी चीजें नहीं। कविता का क्षेत्र जब तक व्यापक नहीं होगा, वह समाज के हर एक छोटे बड़े बिंदुओं को रचनाकार नहीं देखेगा, तब तक वो सच्चा कवि नहीं हो सकता। मैं मानता हूं सर ने कहा, सर ने कई चीजें जो है व्याकरण के दृष्टिकोण से दिखाई। ठीक है, मैं मानता हूं कि व्याकरण की दृष्टि से अभी है उस परंपरा के कवि नहीं है, लेकिन जिस चेतना को लेकर ये चल रहे हैं, चाहे वह स्त्री अस्मिता की बात तो इन्होंने नहीं की जैसा हम लोग सब तब से कह रहे हैं, उस स्वर तक कविता नहीं पहुंची है। कविता अभी भ्रूण हत्या पर ही सिमटी हुई। कम से कम वो स्त्री समाज में आए तब उसकी अस्मिता की हम बात करें, यहाँ तो हम आने ही नहीं दे रहे। कविता जो है प्रारंभ पर चोट करती है स्त्रीत्व में, ये महत्वपूर्ण बात। ये जो अपनी बात कहना चाहते हैं बिना लाग लपेट के सीधी अपनी बात रख रहे हैं, और जिस व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं ये कोई शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, कवियों के कवि नहीं है, ये सामान्य जनता के कवि बनना चाहते हैं। और उस जनता के जिसके अंदर कवित्व का वह बोध नहीं है कि वो शमशेर को समझ सके, उस जनता को समझने वाले यही कवि हैं और बुनियादी कवि हैं। और इसी कवि की नींव पर जो है दिल्ली के कवि चमकेंगे। इन्हीं जो है शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। महासचिव जी, राज्य महासचिव जी, और आज के इस एकल पाठ में, कविता पाठ में सम्मिलित श्री सुरेश जी, वरिष्ठ साथी हमारे हैं और जीवन पर्यंत मजदूरों किसानों के संघर्ष के हिरावत दस्ते में शामिल रहे हैं बेगूसराय जिले के अंदर, और सभी विद्वतजन। भुवनेश्वर बाबू की कविता पाठ को मैंने बहुत गौर से ध्यान से सुना, और इनकी जो कविताएं हैं उसमें हम 3-4 कविता पर मैंने टिक किया जो मुझे बहुत अधिक पसंद है। मैं पहले उसका नाम बता दूं, भारत माँ के अनमोल लाभ, बेटियों की नियति और बेटियां, उपेक्षिता बेटियां जी। ये 3 कविताओं पर मैंने टिक किया है जो मुझे तकनीक की दृष्टि से, अब कविता का जब हम मूल्यांकन करेंगे तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 10 आएंगे। तो ये 3 कविताएं तकनीक की दृष्टि से और पाठ की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से अगर कविता अच्छी होगी तो पाठ की दृष्टि से भी अच्छी होगी, और उसकी सुगमता जो है वो पाठकों के पास भी अच्छी तरह पहुंचेगी और आपको कुछ कहने के लिए आकर्षित करेगी। तो ये तीनों कविता में गेयता थी। ये तीनों कविता जो थी वो बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी बनी थी। इसलिए इन तीनों कविताओं का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूँ जो बहुत मुझे काफ़ी अच्छी है। इसके बाद कुछ कविताएं जो हैं जैसे हैं वीर शिरोमणि बाबू कुंवर सिंह और व्यक्तिगत रचनाकार कवि दिनकर जी की है, दुल्हा बिकता है जो सामाजिक कविता है, जो सामाजिक मूल्य का जो क्षरण हुआ है उसके ऊपर उनकी कविता है। भारत का प्रजातंत्र, किस तरह का प्रजातंत्र भारत में है, इस पर भी बहुत अच्छी टिप्पणी उन्होंने की है। यह भी कविता मेरी पसंद है, इसको भी मैंने ठीक किया, भारत का प्रजातंत्र।
इसके बाद नेताओं पर 2 कविताएं, वर्षा रानी, रश्मि रथी के ऊपर उन्होंने लिखी और दिनकर की जीवनी। तो इनमें से मैंने 3 कविताओं को तो 1, 2, 3 में रखा, काफ़ी अच्छी है। इसके बाद सारी कविताएं जो है वो सामाजिक मूल्य जो घटते जा रहे हैं और राजनीति जो है, जिस तरह की राजनीति में गिरावट आई है देश की राजनीति में। अभिभावक और जनकवि दीनानाथ सुमित्र जी, साथी निरंजन जी, राम कुमार जी, डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवारत, सभी समीक्षक साथी डॉक्टर अभिषेक कुंदन जी, डॉक्टर ललिता जी, पत्रकार मित्र शकीलुर रहमान जी, किसानों मजदूरों के हक हकूक़ के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले हमारे बीच आदर्श स्वरूप उपस्थित आदरणीय सुरेश प्रसाद सिंह जी तथा जिनके निमित्त हम सब यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। बहुत सारी बातें संक्षिप्त समीक्षा गोष्ठी के माध्यम से ही आ गई हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल राज्य इकाई की ओर से कुछ अनुरोध कर देना चाहता हूँ कि आप 30-31 अक्टूबर को जनवादी लेखक संघ के राज्य सम्मेलन में निश्चित रूप से समस्तीपुर चलें। 2 बजे से उसका उद्घाटन सत्र है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रख्यात कथाकार असगर वजाहत मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। हमारे संगठन के उप महासचिव और इसी जनपद में जिनकी जन्मभूमि है, डॉक्टर संजीव कुमार उद्घाटक के रूप में है और केदारनाथ सिंह अग्रवाल की कविता आ रही थी, मतलब बिल्कुल सहज सरल शब्दों में। और दिनकर को इन्होंने बार बार स्मरण किया, वीर कुंवर सिंह को इन्होंने बार बार स्मरण किया, नारी सशक्तिकरण को बार बार इनकी कविता में अभिव्यक्ति मिली। और कमाल का मामला तो ये है कि केशव भाई को हम लोग सुनते थे, गढ़ारा के स्वतंत्रता सेनानी थे और जेपी आंदोलन में उनके साथ रहे थे। मुझे आज भी ताज्जुब होता है उनको जब हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं श्रद्धा के साथ, तो वो किस तिथि में, किस दिन, किस समय, किस राजा से जाकर जमीन भूदान आंदोलन में वो उनके साथ थे, वो मांगे थे, उनको सारी चीज़ याद थी। लगभग 80 या 85 की उम्र में भी उनको सारी चीज़ याद थी, 93 की उम्र में। आज भुवनेश्वर बाबू को जब हम देखते हैं तो लगता है हम दूसरे केशव भाई को देख रहे हैं कि इनकी यादाश्त इतनी अच्छी है, इनकी यादाश्त इतनी अच्छी है और इतने सहज और सरल बने हुए हैं।